नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने भारतीय क्रिप्टो जगत में काफ़ी हलचल मचा रखी है। WazirX की मौजूदा स्थिति, खास तौर पर वो जो जुलाई 2024 में एक बड़ा साइबर हमला हुआ था, उसके बाद उनके उपयोगकर्ताओं के फंसे हुए फंड्स को वापस करने की जो योजना है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। हमारे पास जो जानकारी है वो हालिया न्यूज़ अपडेट्स पर आधारित है, जो इसी रिकवरी योजना पर फोकस करती हैं। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इस पूरी पुनर्गठन योजना की बारीकियों को समझना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जिन उपयोगकर्ताओं का पैसा फंसा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, और सबसे ज़रूरी, आगे क्या होने की उम्मीद है। ज़रा सोचिए, महीनों से जो निवेशक इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा होगा। अक्सर ऐसे बड़े साइबर हमलों के बाद एक सवाल तो उठता ही है, क्या वाकई अपना पैसा वापस मिलने की कोई ठोस उम्मीद रखनी चाहिए, खासकर जब मामला इतना बड़ा हो। चलिए इसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं और इस मामले की तह तक जाते हैं। हाँ, ये स्थिति वाकई कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि WazirX, जैसा हम जानते हैं, भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक रहा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा साइबर हमला होना, ये अपने आप में ही एक बहुत गंभीर घटना है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये सीधे तौर पर उस भरोसे पर चोट है जो उपयोगकर्ताओं ने एक्सचेंज में दिखाया था। इसीलिए ये जो पुनर्गठन योजना है, ये सिर्फ पैसे वापस करने की प्रक्रिया नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल करने की एक बेहद जरूरी और शायद मुश्किल कोशिश भी है। और इसका असर न सिर्फ WazirX के भविष्य पर पड़ेगा, बल्कि ये पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार के सेंटीमेंट को भी, आप कह सकते हैं, प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। और इसी भरोसे को वापस पाने की कोशिश में एक अहम पड़ाव आया है, वो है पुनर्गठन योजना पर दोबारा हुई वोटिंग का नतीजा। यहाँ आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक 95% से ज़्यादा प्रभावित उपयोगकर्ताओं ने इस योजना के पक्ष में हाँ वोट दिया है। ये आंकड़ा तो बहुत कुछ कहता है ना। सवाल ये उठता है कि क्या ये भारी बहुमत वाकई योजना में विश्वास को दर्शाता है, या फिर ये उन उपयोगकर्ताओं की मजबूरी है जिनके पास शायद कोई और बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा। क्या लगता है आपको? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब शायद सीधा नहीं है। देखिए, 95% समर्थन एक मजबूत जनादेश तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके पीछे की भावना को समझना जरूरी है। एक तरफ ये दिखाता है कि ज्यादातर उपयोगकर्ता शायद अब बस आगे बढ़ना चाहते हैं। महीनों की अनिश्चितता के बाद उन्हें कम से कम अपने फंड्स का कुछ हिस्सा वापस मिलने की एक राह दिख रही है और वो इसे अपनाने को तैयार है। ये एक तरह की राहत की भावना हो सकती है कि चलो कुछ तो हो रहा है, एक उम्मीद जगी है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, ये बेहतर कुछ नहीं से कुछ भरा वाली स्थिति भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है उपयोगकर्ता पूरी तरह संतुष्ट ना हो। शायद उन्हें रिकवरी की जो रकम मिल रही है या जो टाइमलाइन दी जा रही है वो कम लग रही हो, लेकिन उन्हें लग रहा हो कि भाई पूरी तरह से पैसा गंवाने से तो बेहतर है कि जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर लिया जाए। और वो जो 5% लोग हैं जिन्होंने नहीं कहा, शायद उनकी चिंताएं इसी रिकवरी रेट या प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर हो। हमें ये भी याद रखना होगा कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई थी तो शक और सवाल बने रहना तो स्वाभाविक है। सही कहा। और इसी वोटिंग की प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक और अहम बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस वोटिंग के नतीजे को अल्वारेज एंड मार्सल नाम की एक स्वतंत्र एजेंसी ने सत्यापित किया है। अब ये अल्वारेज एंड मार्सल कौन है और इनके सत्यापन का क्या मतलब है? इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अल्वारेज एंड मार्सल या ANM, ये एक विश्व स्तर पर बहुत प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। ये खास तौर पर कॉरपोरेट पुनर्गठन, दिवालियापन और जो मुश्किल संकट प्रबंधन के मामले होते हैं, उनको संभालने के लिए जाने जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी और जानी मानी स्वतंत्र फर्म वोटिंग प्रक्रिया और उसके नतीजों को वेरीफाई करती है, तो इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का एक मजबूत दावा पेश होता है। ये सिर्फ WazirX का अपना दावा नहीं रह जाता, बल्कि एक बाहरी विशेषज्ञ का ठप्पा लग जाता है, कह सकते हैं। और ये सिंगापुर हाईकोर्ट के सामने जब योजना पेश की जाएगी, तब भी WazirX के पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि ये दिखाता है कि लेनदारों यानी इस मामले में उपयोगकर्ताओं की जो सहमति है, वो एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हासिल की गई है। अच्छा, तो ANM का सत्यापन इस प्रक्रिया को एक तरह से लीगल सैंक्टिटी देता है, विश्वसनीयता देता है। ठीक है, अब जरा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि इस पुनर्गठन योजना की नौबत आई ही क्यों। जुलाई 2024 का वो साइबर हमला, उसका पैमाना कितना बड़ा था, कुछ अंदाजा है? वो हमला क्रिप्टो इतिहास के सबसे बड़े हमलों में से एक था। बहुत बड़ा था।
शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 230 से 235 मिलियन डॉलर इतनी कीमत की क्रिप्टो संपत्ति चोरी हुई थी। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये लगभग 1900 से 2000 करोड़ों पे बनते हैं। 2000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हजारों शायद लाखों उपयोगकर्ताओं की मेहनत की कमाई थी, उनका निवेश था। इस नुकसान का असर बहुत गहरा और बहुत व्यापक था। इसने न सिर्फ वजीरेक्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में एक डर का माहौल भी पैदा कर दिया था उस वक्त। और खबरों में इसके पीछे नॉर्थ कोरिया से जुड़े एक कुख्यात हैकिंग समूह लैज़रस ग्रुप का हाथ होने का शक जताया गया था। अगर ये सच है तो इसके क्या मायने हैं? मतलब क्या ये चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है? बिल्कुल। लैज़रस ग्रुप का नाम आना इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। ये कोई साधारण साइबर अपराधियों का गिरोह नहीं है। माना जाता है कि इसे नॉर्थ कोरियाई सरकार का समर्थन प्राप्त है और ये दुनिया भर में कई हाई प्रोफाइल साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, खासकर वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर। इनका तरीका बहुत ज्यादा परिष्कृत होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है और इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। अगर वाकई लैज़रस ग्रुप इसमें शामिल था तो ये दिखाता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कितने बड़े और किस तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी का वित्तीय संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक तरह से भू राजनीतिक साइबर युद्ध का एक पहलू भी बन जाता है। और इतने शक्तिशाली समूह से चोरी हुए फंड्स को रिकवर करना वो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। इसीलिए वजीरेक्स के लिए अपने उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए ये पुनर्गठन योजना ही शायद एकमात्र व्यवहारिक रास्ता बचा था। ये पृष्ठभूमि समझने के बाद तो इस पुनर्गठन योजना और अदालत की मंजूरी का इंतजार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 95% समर्थन मिल गया, एएनएम ने सत्यापन कर दिया। अब अगला कदम क्या है? सारी नजरें सिंगापुर हाई कोर्ट पर टेकी है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, वजीरेक्स की जो मूल कंपनी है ZTI प्राइवेट लिमिटेड, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। इसीलिए इस पुनर्गठन योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए सिंगापुर हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। कंपनी ने ये योजना अदालत में पेश कर दी है या करने वाली है और अब अदालत इस पर विचार करेगी। अदालत ये देखेगी कि क्या ये योजना सभी पक्षों के लिए, खासकर उपयोगकर्ताओं के लिए जो इस मामले में लेनदार हैं, उनके लिए निष्पक्ष है, क्या ये व्यावहारिक है, क्या ये कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हाँ, 95% उपयोगकर्ताओं का समर्थन एक बहुत मजबूत फैक्टर है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अदालत इसे आंख बंद करके मंजूर कर ही लेगी। अदालत अपनी स्वतंत्र जांच और मूल्यांकन करेगी, उसकी अपनी प्रक्रिया है। और इसी मंजूरी से जुड़ा है वजीरेक्स का वो बड़ा वादा कि मंजूरी मिलने के 10 कार्य दिवसों के भीतर उपयोगकर्ताओं के फंड वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये वादा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो महीनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये कितना यथार्थवादी है? क्या इसमें कोई पेंच हो सकता है? मतलब 10 दिन सुनने में बहुत कम लगते हैं। हाँ, वादा तो स्पष्ट है, लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें 2 मुख्य शर्तें हैं, या कह सकते हैं कि नुएंसेस हैं। पहली और सबसे बड़ी शर्त है सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी मिलना, और कानूनी प्रक्रियाएं वो समय ले सकती हैं। अदालत को दस्तावेजों की समीक्षा करनी होगी, शायद आपत्तियों पर सुनवाई करनी पड़े अगर कोई हो तो, और फिर अपना फैसला देना होगा। इसमें कितना समय लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ये हफ्तों में भी हो सकता है या शायद महीनों भी लग सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि वादा प्रक्रिया शुरू करने का है, ना कि सभी को भुगतान पूरा करने का। 10 कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन सभी उपयोगकर्ताओं तक उनका हिस्सा पहुंचने में शायद और समय लगे। ये इस पर निर्भर करेगा कि भुगतान का तरीका क्या है, कितने उपयोगकर्ताओं को भुगतान किया जाना है वगैरह। ये स्पष्ट करना जरूरी है ताकि उम्मीदें यथार्थवादी रहें। मतलब उपयोगकर्ताओं को अभी शायद थोड़ा और सब्र रखना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, उम्मीद रखना अच्छी बात है, और 95% समर्थन एक बहुत सकारात्मक संकेत है कि शायद जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं की अपनी एक गति होती है। सिंगापुर का कानूनी ढांचा कुशल माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी इसमें समय लगता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छी खबर यह है कि कम से कम एक औपचारिक प्रक्रिया अब चल रही है और मामला आगे बढ़ रहा है। पहले जैसी अनिश्चितता नहीं है। सही कहा। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला, वजीरेक्स की पुनर्गठन योजना को 95% से ज्यादा प्रभावित उपयोगकर्ताओं का जबरदस्त समर्थन मिला है और इसे स्वतंत्र एजेंसी अल्वारेज एंड मार्शल ने सत्यापित भी कर दिया है। ये एक बड़ी बाधा पार हुई है। दूसरा, योजना को लागू करने के लिए अब सिंगापुर हाई कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि वजीरेक्स की मूल कंपनी वहीं स्थित है।
और तीसरा, वजीरेक्स ने वादा किया है कि अदालत की मंजूरी मिलने के 10 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रक्रिया शुरू होगी, ये जरूरी है याद रखना। हाँ, ये एकदम सही सारांश है। और ये स्थिति उन हजारों उपयोगकर्ताओं के लिए वाकई उम्मीद की एक किरण लेकर आई है, जो महीनों से अनिश्चितता में जी रहे थे। अब कम से कम एक स्पष्ट रोड मैप सामने है, भले ही उसकी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा और समय लगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि गेंद अब सिंगापुर हाईकोर्ट के पाले में है। उपयोगकर्ताओं की भारी सहमति के बाद अब देखना ये है कि अदालत इस योजना को कितनी जल्दी मंजूरी देती है, और फिर वजीरेक्स अपने वादे के मुताबिक भुगतान प्रक्रिया कब और कैसे शुरू करता है। ये निश्चित रूप से भारतीय क्रिप्टो समुदाय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल। और जब हम इस पूरी घटना पर नजर डाल रहे हैं, तो ये हमें कुछ व्यापक सवालों पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। ऐसे सवाल जो इस तात्कालिक संकट से परे जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या है वो व्यापक सवाल या विचार जो आपके मन में आ रहा है? देखिए, इस हैक का पैमाना $230 मिलियन से ज्यादा, और उसके बाद की ये जो जटिल कानूनी और पुनर्गठन प्रक्रिया चल रही है, ये सब सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजों, जिन्हें हम सीफाई कहते हैं, उनके मॉडल में जो जोखिम है, उनको उजागर करता है। जब उपयोगकर्ता अपना फंड एक्सचेंज के वॉलेट में रखते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का नियंत्रण एक्सचेंज को सौंप देते हैं, है ना? अब अगर एक्सचेंज हैक हो जाता है, जैसा कि हमने यहां देखा, या मान लीजिए दिवालिया हो जाता है, तो उपयोगकर्ताओं का पैसा फंस जाता है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह घटना उपयोगकर्ताओं को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर अपनी संपत्ति रखने के जोखिमों के बारे में ज्यादा जागरूक बनाएगी? क्या हम भविष्य में उपयोगकर्ताओं को अपनी संपत्ति का ज्यादा नियंत्रण अपने पास रखने वाले तरीकों की ओर बढ़ते हुए देखेंगे, जैसे कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डीफाई? या फिर क्या यह घटना नियामकों पर, रेगुलेटर्स पर दबाव डालेगी कि वे एक्सचेंजों के लिए मजबूत सुरक्षा मानकों के साथ साथ कुछ अनिवार्य बीमा या रिकवरी फंड जैसे तंत्र लागू करें, ताकि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो, तो उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके? ये वजीरेक्स मामला सिर्फ एक एक्सचेंज की कहानी नहीं है। ये शायद पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के भविष्य की दिशा, उसकी सुरक्षा और उसमें विश्वास के सवालों से जुड़ा है। इन सवालों पर विचार करना आने वाले समय में बहुत जरूरी होगा।